नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में खगोल विज्ञान, इसको हम लोग फिजिक्स में भी एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ते हैं। तो खगोल विज्ञान या एस्ट्रोफिजिक्स का एक टॉपिक पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है, आखिर पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, और न केवल पृथ्वी बल्कि सोलर सिस्टम में जो 8 ग्रह है पृथ्वी सहित, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, यह विद्वानों के बीच विवाद का विषय रहा। विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए हैं, कुछ विचारधाराएं दिया है। उसी विचारधारा को आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है या परिकल्पनाएं हैं, तो कहता है कि वैज्ञानिक इस पर मतभेद है उनका, लेकिन बहुमत से वैज्ञानिक का मानना है कि पृथ्वी और सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम ग्रहाणु अभिवृद्धि एवं एक विशाल निहारिका के गुरुत्वीय संकुचन से गठित हुआ है। अब देखिए, बहुमत से वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी और सौरमंडल ग्रहाणु अभिवृद्धि एवं एक विशाल निहारिका जिसको नेबुला कहा जाता है, के गुरुत्वीय संकुचन ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन से गठित हुआ है। जो नेबुला है यानी निहारिका, गैसों एवं धूलों के विशाल बादल को निहारिका कहा गया है, नेबुला कहा गया है, और उसी के गुरुत्वीय संकुचन से ये पृथ्वी और सोलर सिस्टम गठित हुआ है। मौलिक प्राइमेटिव ठंडी पृथ्वी क्रमशः गर्म होने लगी, जिसका मुख्य कारण संग्रहित पदार्थों के संकुचन से बढ़ता हुआ वजन एवं प्राकृतिक रेडियोधर्मी सामग्री का क्षय है। ये विद्वान कहते हैं कि मौलिक जो है ठंडी पृथ्वी क्रमशः गर्म होने लगा, और क्रमशः गर्म होने का कारण है कि संग्रहित पदार्थों के संकुचन से बढ़ता हुआ वजन एवं प्राकृतिक रेडियोधर्मी सामग्री का क्षय है, रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय। जब गर्मी शीघ्र उत्पन्न हुई तो बाहर चली गई, जिससे कुछ घटक पिघल गए। भारी पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के केंद्र में चले गए, जिससे क्रोड का निर्माण हुआ, जो कम घनत्व वाले प्रवार एवं बाहरी प्रॉपर्टी से घिरा हुआ था। ये अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि जब गर्मी शीघ्र उत्पन्न हुई तो बाहर निकली, जिससे कुछ घटक पिघल गया। भारी पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के केंद्र यानी सेंटर में चला गया, जिससे पृथ्वी के क्रोड का निर्माण हुआ, और जो कम घनत्व वाले प्रवार एवं बाहरी प्रॉपर्टी से यह घिरा हुआ था, यानी कि भू प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट और मेंटिल से क्रोड जो है वो घिरा हुआ था। पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत एवं परिकल्पना। तो देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत एवं परिकल्पनाएं जो ये टॉपिक है आज का। तो पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत एवं परिकल्पनाएं प्रस्तावित हुए हैं। विद्वानों ने अनेक तरह के सिद्धांत एवं परिकल्पना को दिया है, और जो सिद्धांत एवं परिकल्पनाएं विद्वान दिए हैं, उनको 2 समूहों में बांटा जा सकता है।
तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत एवं परिकल्पना हैं, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित दो समूहों में बांटा जा सकता है, यानी दो पार्ट में इसको हम लोग पढ़ते हैं। दो पार्ट में ये परिकल्पनाएं दी गई है, दो समूह में। पहला है एक पैतृक या अद्वैतिक परिकल्पनाएं। एक पैतृक या अद्वैतिक परिकल्पनाएं यूनिपेरेंटल और मोनेस्टिक हाइपोथेसिस, जो एक पैतृक है या अद्वैतिक परिकल्पनाएं हैं, ये पहला है। जो एक पैतृक या अद्वैतिक परिकल्पना है वो देखिए क्या है। जो एक पैतृक या अद्वैतिक परिकल्पनाएं हैं, इस समूह की परिकल्पनाएं इस धारणा पर आधारित है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक पैतृक मतलब एक वंश से, एक ही बृहत पिंड से व्यवस्थित विकासवादी प्रक्रिया से हुई। एक ही पिंड से एक व्यवस्थित और क्रमिक रूप से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इस परिकल्पना के पक्ष में कांट, लाप्लास, कार्ल बीजेकर, हेराल्ड यूरी और कुइपर ने अपने अपने विचार रखे हैं। तो जो एक पैतृक या अद्वैतिक परिकल्पनाएं हैं, उनमें एक कांट हैं, लाप्लास हैं, कार्ल बीजेकर हैं, हेराल्ड यूरी हैं और कुइपर हैं। ये सब अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं एक पैतृक या अद्वैतिक परिकल्पना में। और दूसरा, एक पैतृक के अलावा जो दूसरा विचार है, इसमें दूसरा समूह है, वो है द्विजनकीय या द्वैतवादी परिकल्पनाएं। द्विजनकीय या द्वैतवादी परिकल्पनाएं, जो द्वैतवादी परिकल्पनाएं हैं द्विजनकीय, उसमें देखिए है कि इस समूह की परिकल्पनाएं इस धारणा पर आधारित है कि पृथ्वी के निर्माण में दो पिंडों का योगदान था। एक पैतृक एक पिंड का निर्माण माना और द्वैतवादी या द्विजनकीय ने पृथ्वी का निर्माण में दो पिंडों का योगदान बताया। इसके अनुसार पृथ्वी एवं दूसरे ग्रहों की रचना किसी विस्फोटक गतिविधि का परिणाम था। पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों का जो निर्माण हुआ वो किसी विस्फोटक गतिविधि का परिणाम था। और यह परिकल्पना बफन, चैम्बरलिन और मुल्टन, जेम्स जीन्स, जेफरी, रसेल, लिटिलटॉन और बनर्जी के द्वारा दी गई है। जो द्वैतवादी परिकल्पनाएं हैं या द्विजनकीय है, उसमें देखिए एक है बफन, दूसरा है चैम्बरलिन और मुल्टन, तीसरा है जेम्स जीन्स, जेफरी, रसेल, लिटिलटॉन और बनर्जी। अब हम लोग पहला परिकल्पना एक पैतृक देखेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पना का जो वर्णन है, उसमें इंपॉर्टेंट परिकल्पनाएं जो दी गई है, इंपॉर्टेंट विचारधारा या सिद्धांत जो विद्वान दिए हैं, उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पृथ्वी के उत्पत्ति की परिकल्पना है, और ये ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बीपीएससी अन्य सिविल सर्विस के मेंस में जनरल स्टडीज पार्ट में जो ज्योग्राफी का पार्ट है, उसके लिए भी ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट परिकल्पनाएं हैं पृथ्वी के उत्पत्ति में, उसमें देखिए पहला है कांट की निहारिका परिकल्पना। आपसे यही पूछेगा कि किसने निहारिका परिकल्पना को दिया है। कांट का है ये निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हिपोथेसिस। हम लोग पहले की पढ़े
कि निहारिका क्या है, नेबुला। तो धूल कणों एवं गैसों के विशाल बादल को निहारिका कहा गया, नेबुला कहा गया। तो कांट की निहारिका परिकल्पना है, और ये परिकल्पना देखिए 1755 ईस्वी में जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट ने दिया। और 1755 में कांट ने यह सुझाव दिया कि सौर मंडल की रचना का पता घूमते हुए गैसों के बादल एवं महीन धूलकण, जिसे निहारिका यानी नेबुला कहते हैं, से लगाया जा सकता है। और इस विचार को निहारिका परिकल्पना यानी नेबुलर हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो जो जर्मनी के दार्शनिक थे इमैनुएल कांट, इन्होंने ही निहारिका परिकल्पना को प्रतिपादित किया और कहा कि धूल कण एवं गैसों के विशाल बादल से पृथ्वी सहित सभी ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। आगे कहते हैं निहारिका परिकल्पना में इमैनुएल कांट के अनुसार सौर मंडल एक बृहत चपटे घूमते हुए निहारिका से निर्मित हुई। एक विशाल चपटा एवं घूमते हुए निहारिका यानी नेबुला से निर्मित हुई है, जिसका फैलाव सबसे दूर स्थित ग्रह से परे था। तो निहारिका परिकल्पना में इमैनुएल कांट कहते हैं कि सौर मंडल एक बृहत चपटे घूमते हुए निहारिका से निर्मित हुई है, जिसका फैलाव सबसे दूर स्थित ग्रह से परे था। घूर्णन निहारिका रोटेटिंग नेबुला सार्वभौमिक गुरुत्व के सिद्धांत के अनुसार घूर्णन की गति में वृद्धि के कारण और अधिक संकुचित एवं ठोस हो गया। जैसे ही यह निहारिका संकुचित हुआ, वैसे ही सारा द्रव्यमान केंद्र की ओर एकत्रित हो गया। इससे घूर्णन की गति के दर में वृद्धि हुई और अकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में वृद्धि हो गई। ये इमैनुएल कांट बताते हैं। इससे पदार्थ के कण आपसी गुरुत्वाकर्षण के तहत एक दूसरे से टकराने लगे। इससे गर्मी उत्पन्न हुई और पैतृक पिंड में घूर्णन प्रारंभ हो गया। इस प्रकार से वह बादल गैसों का एक घूमता हुआ पिंड बन गया, जिसे निहारिका कहते हैं। उन्होंने यानी कांट ने सुझाव दिया कि पृथ्वी सहित 8 ग्रहों का निर्माण इस उभरते हुए पिंड के भूमध्य रेखीय तल पर उभार से हुआ है। देखिए इमैनुएल कांट ने यह वैज्ञानिक व्याख्या साथ में दार्शनिक व्याख्या के द्वारा यह प्रस्तुत कर दिया, यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सहित 8 ग्रहों का निर्माण निहारिका यानी नेबुला से हुई है। दूसरा सिद्धांत है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। देखिए कांट भी निहारिका परिकल्पना दिए हैं और लाप्लास भी निहारिका परिकल्पना दिए हैं। लाप्लास का जो निहारिका परिकल्पना है वो 1786 में 1786 ईस्वी में लाप्लास ने सुझाव दिया कि गैसीय निहारिका में सिकुड़न एवं संघनन के कारण गर्म गैसीय घूमती हुई निहारिका की गति में अत्यधिक वृद्धि हो गई, जिससे अब केंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आसंजन बल फोर्स ऑफ एडहेशन से अधिक हो गया, जिससे गैसीय पिंड का एक छल्ला यानी रिंग बाहर निकल गया। यह छल्ला पृथक होकर एक ग्रह बन गया। इस घटना की पुनरावृत्ति ने अन्य ग्रहों को जन्म दिया और मध्य भाग सूर्य के रूप में बना रहा। ये कांट के विचारधारा से लाप्लास की जो विचारधारा है निहारिका, ये थोड़ी सी अलग है, लेकिन मूल चीज दोनों का यही है कि सौर मंडल के 8 ग्रहों का निर्माण निहारिका के संघनन से ही हुआ है। तीसरा जो सिद्धांत है
चैम्बरलिन एवं मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। तो चैम्बरलिन एवं मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। तो चैम्बरलिन और मोल्टन ने पृथ्वी और सभी ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना दी है। इसमें कहते हैं कि जब एक दूसरा तारा सूर्य की तरफ अग्रसर हुआ तो गर्म गैसों का विशाल ज्वार या तंतु सूर्य से बाहर निकल आया। उस तारे के गुजरने के बाद गैसों के निकले हुए भाग में घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन उत्पन्न हो गई। तारे के जाने के बाद गैसों के निकले हुए भाग संघनित होकर ठोस पिंड में परिवर्तित हो गए और क्रमशः परस्पर आकर्षित होकर ग्रहों का निर्माण किया। संक्षेप में, जब सूर्य के पास से एक दूसरा तारा गुजरा तो गर्म गैसों का विशाल ज्वार या तंतु सूर्य से बाहर निकला गुजरने के कारण, और उस तारे के गुजरने के बाद गैसों के निकले हुए भाग में रोटेशनल मोशन उत्पन्न हो गया, और जब तारा गुजर के निकल गया तो गैसों के निकले हुए भाग संघनित हो गए, ठोस हो गए संघनित होकर के, और परस्पर आकर्षित होकर ग्रहों का निर्माण कर दिया। तो चैम्बरलिन एवं मोल्टन ने कहा कि जब एक दूसरा तारा सूर्य की तरफ अग्रसर हुआ तो गर्म गैसों का विशाल ज्वार यानी टाइड या तंतु ऑप्टिक सूर्य से बाहर निकल आए। उस तारे के गुजरने के बाद गैसों के निकले हुए भाग में घूर्णी गति यानी रोटेशनल मोशन उत्पन्न हो गई। तारे के जाने के बाद गैसों के निकले हुए भाग संघनित होकर ठोस पिंड में परिवर्तित हो गए और क्रमशः परस्पर आकर्षित होकर ग्रहों का निर्माण किया। ये चैम्बरलिन एवं मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। अगला परिकल्पना है जीन्स की ज्वारीय सिद्धांत। तो जीन्स का ज्वारीय परिकल्पना है टाइडल हाइपोथेसिस। जीन्स का जो टाइडल हाइपोथेसिस है, ज्वारीय परिकल्पना, ये जीन्स ने 1919 ईस्वी में प्रतिपादित किया। तो जेम्स जीन्स ने 1919 ईस्वी में पृथ्वी सहित सभी ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना को दिया, और इसके अनुसार एक गुजरते हुए तारे के कारण सूर्य पर ज्वारीय प्रभाव हुआ। गुजरते हुए तारे के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण सिगार के आकार की एक प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन सूर्य से बाहर निकला, और जिससे पैतृक यानी पैटर्नल पिंड का निर्माण हुआ। इस सिगार आकार के तंतु के ठंडा होने एवं संघनन से ग्रहों की रचना हुई। ये जो ज्वारीय परिकल्पना है जेम्स जीन्स एंड जेफरीज का, ये जब आप देखिएगा तो ये सिद्धांत जो हम लोग इसके पहले 3 नंबर में पढ़े, इसको फिर से आपको दिखा रहे हैं। चैम्बरलिन एवं मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना भी ऐसी ही है, थोड़ा सा अंतर है, और इसी तरह का विचार ज्वारीय परिकल्पना में जीन्स दिए। 5वां सिद्धांत है जेफरीज का टकराव परिकल्पना। तो जेफरी का टकराव परिकल्पना है जेफरी का, ये देखिए परिकल्पना 1929 में जेफरी दिए। तो जेफरी महोदय कहते हैं, उनके अनुसार सूर्य एवं गुजरते हुए तारे में टकराव हुआ था, जिससे कुछ गसौर पदार्थ सोलर मैटर बाहर निकलकर आया। उन्होंने सुझाव दिया कि ग्रहों की रचना इसी पिंड के संघनन से हुई है। अभी देखिए, इसके पहले हम लोग ज्वारीय परिकल्पना पढ़े जेम्स का, उसके पहले चैम्बरलिन का ग्रहाणु परिकल्पना पढ़े, उसी के जैसा ये परिकल्पना है जेफरीज का टकराव परिकल्पना। वो दोनों में था
कि सूर्य के पास से एक दूसरा तारा गुजरा। इसमें जेफरीज महोदय बताए कि वो तारा सूर्य से टकरा गया और टकराने के कारण कुछ सौर पदार्थ यानी सूर्य से कुछ मटेरियल बाहर निकल गया और इसी मटेरियल के संघनन होने से पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई। अगला सिद्धांत है 6 नंबर, एच.एन. रसेल का युग्म तारा परिकल्पना। तो रसेल महोदय का युग्म तारा परिकल्पना, युग मतलब जोड़ा होता है दो, और रसेल महोदय ने युग परिकल्पना दिए हैं। युग्म तारों को जुड़वा तारा भी कहा जाता है। उन्होंने दो पिंडों की कल्पना की जिसमें एक सूर्य एवं उसका सहचर था। इनमें से एक दूसरे के चारों ओर घूमता था। उनके अनुसार घुसपैठिया यानी दूसरा तारा सहचर के समीप आया जिससे एक तंतु ग्रहों की रचना हुई, बाहर निकला जिससे संघनित होकर ग्रहों की रचना हो गई। अब देखिए ये थोड़ा सा नया चीज लाए। जो एच.एन. रसेल हैं वो बोले कि दो युग्म तारा था, एक सूर्य और दूसरा उसी के जैसा उनका एक और तारा जिसको सहचर कहते, और इस दोनों तारे से एक दूसरा तारा यानी एक अन्य तारा इनमें से एक दूसरे के चारों ओर घूमता था। तो जो सहचर तारा था इनमें से एक दूसरे के चारों ओर घूम रहा था और उनके अनुसार घुसपैठिया तारा तीसरा तारा आया सहचर के समीप जिससे एक तंतु ग्रहों की रचना हो गई। अब देखिए चूंकि जुड़वा तारा यानी कि युग्म परिकल्पना दिए हैं, इसमें दो तारा में एक नया तारा घुसपैठ किया जिससे एक तंतु ग्रहों की यानी कि फिलामेंट प्लैनेट की रचना हो गई। 7वां है पृथ्वी की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा। अब देखिए जो मॉडर्न थ्योरी है ये सब पहले के द्वारा दिया गया सिद्धांत था, और जो आधुनिक विचारधारा है, आधुनिक सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो आधुनिक विचारधारा है, तो एक पैतृक परिकल्पना के अंतर्गत गणितज्ञ, खगोलविद, भौतिकीविद, रसायन शास्त्री एवं भूवैज्ञानिक विकासवादी प्रक्रिया के पक्ष में गणितज्ञ हो, खगोल शास्त्री हो, भौतिक शास्त्री हो, रसायन के विद्वान हो या भूवैज्ञानिक हो, ये सभी विकासवादी प्रक्रिया के पक्ष में है पृथ्वी की उत्पत्ति में। कार्ल विजेकर का विचार 1943 में आया। आधुनिक विचारकों में कार्ल विजेकर हैं जिन्होंने 1943 में इनका अपना सिद्धांत दिए, जिसमें संशोधन किए हेराल्ड यूरी ने 1952 में। 1943 में कार्ल विजेकर का थ्योरी आया और इनके सिद्धांत में थोड़ा सा परिवर्तन किए, मॉडिफाइड किए हेराल्ड यूरी ने 1952 में, जो बाद में कुइपर द्वारा 1957 में पुनः संशोधित किया गया। तो आधुनिक विचारधारा देखिए जो मूल था वो कार्ल विजेकर का था जो 1943 में दिए थ्योरी, जिसमें संशोधन किए हेराल्ड यूरी 1952 में, और फिर हेराल्ड यूरी के भी विचारधारा में कुइपर संशोधन किए 1957 में। यानी तीनों आधुनिक विचारधारा जो है ये एक ही सिद्धांत पर था जिसमें कि थोड़े थोड़े परिवर्तन संशोधन किया गया। यूरी कुइपर की परिकल्पना जो आधुनिक विचारधारा में थे उनमें एक यूरी कुइपर की परिकल्पना है
देखिए यूरी क्यूपर क्या कहते हैं। यूरी क्यूपर के अनुसार अंतरिक्ष में यानी स्पेस में धूल और गैसों का एक बड़ा बादल था, यानी एक बड़ा निहारिका नेबुला था, जिसमें संघनित पानी का वाष्प, अमोनियम, मीथेन जैसा हाइड्रोकार्बन गैस एवं आयरन ऑक्साइड के धूल कण का मिश्रण था। तो देखिए जो एक विशाल बादल था, इसमें संघनित पानी का वाष्प था, अमोनिया था, मीथेन था एवं आयरन ऑक्साइड के धूल कण का यह मिश्रण था। सितारों यानी कि तारों के रोशनी के प्रभाव से उस बड़े बादल के घटकों में संपीड़न प्रारंभ हो गया, सिकुड़न, जिससे बड़े बादल के मध्य में संघनन की प्रक्रिया द्वारा पैतृक सूर्य का विकास शुरू हो गया। कुछ समय पश्चात पैतृक सूर्य के चारों तरफ घूमता हुआ धूल कणों और गैसों का बृहद बादल आसमान आकार के प्रदुग्ध भंबरों में बट गया और इसी से पृथ्वी सहित 8 ग्रह की उत्पत्ति हो गई। धूल कणों के संघनन से 4 ग्रह सूर्य के जो निकट हैं उनकी उत्पत्ति हो गई और गैसों के बादल के संघनन से 4 ग्रह जो सूर्य से दूर हैं उनकी उत्पत्ति हो गई। दूसरा है इसमें आधुनिक में फ्रेड हायल का चुंबकीय सिद्धांत। फ्रेड हायल चुंबकीय थ्योरी दिए हैं। 1958 ईस्वी में यह थ्योरी दी है फ्रेड हायल। फ्रेड हायल ने चुंबकीय सिद्धांत में जो निर्णय दिया, परिकल्पना को प्रतिपादित किया, तो 1958 में हायल ने अपनी परिकल्पना प्रतिपादित की। उनके अनुसार संकुचित हो रहे मूल निहारिका का पिंड से सूर्य के विभेदन की प्रक्रिया में आर्द्रग्रहीय बादल का निर्माण हुआ। यह विभेदन निहारिका के द्रव्यमान के तीव्र घूर्णन के कारण था। विभेदन की यह प्रक्रिया सूर्य और गैसीय बादलों के बीच चुंबकीय युग्मन के कारण समाप्त हो गई, जिससे ग्रहों का निर्माण हो गया। यह फ्रेड हायल का चुंबकीय सिद्धांत है। यह भी नेबुला से ही पृथ्वी सहित सभी ग्रहों की उत्पत्ति बताते हैं। और एक भारतीय वैज्ञानिक हुए जयंत नार्लिकर। ये बहुत महान विद्वान थे। तो भारतीय भौतिक वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर ने फ्रेड हायल के साथ एक सिद्धांत का प्रस्ताव दिया, जिसे हायल नार्लिकर सिद्धांत कहा जाता है, जो कि ब्रह्मांड की अस्थायी अवस्था मॉडल में उनके विश्वास से प्रेरित था। तो फ्रेड हायल के साथ भारतीय वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और दोनों मिलकर के किए, उसे हायल नार्लिकर सिद्धांत कहते हैं। और यह सिद्धांत ब्रह्मांड की अस्थायी अवस्था मॉडल में उनके विश्वास से प्रेरित था। और आधुनिक विचारधारा में तीसरा बिग बैंग थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। ये परीक्षा में दर्जनों बार इस सिद्धांत को पूछा गया है। तो बिग बैंग सिद्धांत आधुनिक विचारधारा में तीसरा सिद्धांत। और वर्तमान में बिग बैंग सिद्धांत यानी महाविस्फोट का सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति बताने के लिए सबसे अच्छा मॉडल है। जितनी भी मान्यताएं, सिद्धांत, परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई है, उनमें सबसे अच्छा, सबसे प्रामाणिक बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है।
और बिग बैंग थ्योरी बताता है कि ब्रह्मांड अरबों वर्ष पहले गर्म एवं घने अवस्था में बना है। प्राथमिक कणों, जो मूल कण है पदार्थ का, वो प्राथमिक कण देखिए कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि के इस सूप से आधुनिक आवर्त सारणी के सभी ज्ञात तत्वों की रचना हुई है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी रचना हुई। बिग बैंग न्यूक्लियर संश्लेषण, न्यूक्लियर संश्लेषण सिद्धांत इससे संबंधित प्रक्रिया की व्याख्या करने का प्रयास कराता है। बिग बैंग न्यूक्लियर संश्लेषण पहले 3 मिनट में ही हुआ। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है और ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक एडविन हब्बल ने बताया और बिग बैंग थ्योरी को पुष्ट भी किया। और बिग बैंग थ्योरी कहता है, इस सिद्धांत को सबसे पहले जॉर्ज गैमोव ने 1940 में दिया था। तो बिग बैंग थ्योरी को देने सबसे पहली बार 1940 ईस्वी में जॉर्ज गैमोव ने दिया और बाद में विस्तृत रूप से फ्रेड हायल और विलियम फॉलर ने बताया। बिग बैंग शब्द का उपयोग सबसे पहले एक प्रसिद्ध अंग्रेज खगोल शास्त्री फ्रेड हायल ने किया था। तो पहली बार इस शब्द का प्रयोग अंग्रेज खगोल वैज्ञानिक फ्रेड हायल ने किया था। बेशक ब्रह्मांड की शुरुआत को इंगित करने वाला कोई विस्फोट या बैंग नहीं हुआ, लेकिन यह निश्चित रूप से एक प्रचंड घटना थी। चूंकि आज के ब्रह्मांड में उपस्थित सारे पदार्थ एवं ऊर्जा का निर्माण उसी क्षण हुआ था, खगोल वैज्ञानिकों का मानना था कि यह घटना लगभग 14 अरब वर्ष पहले हुई थी। बिग बैंग सिद्धांत उल्लेखनीय रूप से ब्रह्मांड के बारे में कई प्रेक्षणों को समझने में सफल रहा है और बिग बैंग सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए एक बड़ा प्रयोग भी वैज्ञानिक किए थे, लार्ज हाइड्रो कोलाइडर मशीन। तो बिग बैंग सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए एक महाप्रयोग किया गया था, लार्ज हाइड्रो कोलाइडर, LHC कहलाता है मशीन। और इस महाप्रयोग के द्वारा एक छोटा पृथ्वी बनाने का प्रयास था। हालांकि ये छोटा पृथ्वी तो नहीं बना, लेकिन इस प्रयोग से एक नई कण का पता चला, वैसा कण जिसको विज्ञान पूर्व में नहीं जानता था। और इस प्रयोग ने एक नया कण को दिया जिसको वैज्ञानिक ने गॉड पार्टिकल्स नाम दिया, ईश्वरीय कण। और इसी को हिग्स बोसोन कण कहा जाता है। गॉड पार्टिकल्स को ही हिग्स बोसोन कण कहते हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक प्रोफेसर हिग्स और भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बसु, ये दोनों ने मिलकर के इस पर कार्य किया था। इसीलिए दोनों के नाम पर इस कण का नाम हिग्स बोसोन कण रखा गया और इसी को वैज्ञानिक ने गॉड पार्टिकल्स नाम दिया। लार्ज हाइड्रो कोलाइडर मशीन के द्वारा प्राप्त किया गया ये एक कण, जो एक नया मूल कण बन गया। पदार्थ की सबसे छोटा कण माना गया गॉड पार्टिकल्स को। आज के इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।